तो एक बार इधर भी देख ले, ये है हमारा नया चैप्टर, ये है सब टॉपिक्स। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे। देखिए आपका बुक ओपन करता है इस डिस्कशन को। ये देखिए अब हम लोग याद करने वाले चीज़ों से बाहर आ चुके हैं, समझ गए। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम विच ऑनवर्ड्स वी हैव टू अंडरस्टैंड मोर, राइट लिटिल एंड गो थ्रू द बुक मोर एंड मोर। तो आज के बाद अगर कोई भी अपने साथ एनसीईआरटी बुक लेकर नहीं आया तो वो अपने साथ बड़ा गुस्ताखी करेगा। तो बैग में एनसीईआरटी बुक इज़ ए मस्ट फॉर बायोलॉजी हर क्लास में अब से ऑनवर्ड्स, क्योंकि इसमें हम लोग लिखेंगे कम, समझेंगे ज़्यादा, और कई बार ऐसा होगा हम समझा देंगे, बाकी बुक स्टडी करना होगा, ऑन स्पॉट आपको समझना होगा, जहाँ दिक्कत होगा वो पूछ के क्लियर करना होगा। क्योंकि इसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं सब में समझना ज़्यादा है, कुछ एक जगह है जहाँ पे लिखना होगा, अदरवाइज़ लिखने का स्कोप अब हमारा कम होता जा रहा है, ठीक है। और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह आपको जो लगेगा कि मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप खुद से उसको नोट करेंगे, ये हैबिट डालिए, समझ गए। अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। ये चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को लेके, ठीक है। कहता है बुक शुरू किया है कैसे, कहता है हाथी के बच्चे हमेशा हाथी की तरह होते हैं, और मैंगो ट्री से निकला हुआ आम, उससे जो गुठली निकलेगा उसको जब हम रोपेंगे उससे भी आम ही निकलता है। कोई दूसरा एनिमल हाथी के बच्चे के रूप में पैदा नहीं होता, कोई भी दूसरा प्लांट मैंगो ट्री के सीड में से नहीं पैदा होता। रीज़न है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। दूसरी बात उसने कही है बुक ने कि ऐसा देखा गया है कि एक ही घर के, एक ही माँ बाप के एक से अधिक अगर बच्चे हैं तो वो सिबलिंग्स कहलाएंगे, ठीक है। सिबलिंग्स कई बार बहुत सिमिलर होते हैं, कई बार बहुत डिफरेंट होते हैं। हम लोग सिमिलरिटी का तो मतलब स्टेटस देखे लास्ट क्लास में, जहाँ हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस पढ़ के गए, वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे के, तो इतना सिमिलरिटी हो सकता है। और डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, इतना डिफरेंस कि वो जेंडर अलग होते हैं, है ना। तो सिमिलरिटी मैक्सिमम, डिफरेंस भी मैक्सिमम हो सकता है। वाई? तो इसके पीछे कहता है वेरिएशन, डिफरेंसेस इन द सिबलिंग्स इज रिजल्ट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये दो चीज़ इंट्रोड्यूस किया। एक इंट्रोड्यूस किया किसको, इनहेरिटेंस, और दूसरा वेरिएशन, ये इंट्रोड्यूस किया। अब इनहेरिटेंस के बारे में बोलता है, इनहेरिटेंस उस प्रोसेस, उस पद्धति को कहते हैं जिसमें पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को कुछ कैरेक्टर, कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। इनहेरिटेंस इज ट्रांसफर ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज, ट्रेट्स, कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ये है इनहेरिटेंस की परिभाषा। वेरिएशन है कि ये डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ क्या कहते हैं, हाँ डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द रिजेम्बलेंस विथ हिज और हर पेरेंट। अपने पेरेंट से जितना वो डिफरेंट दिखेगा उसमें वेरिएशन उतना ज़्यादा है। यानी वेरिएशन एक मात्रक है, एक मेज़र है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि कितना डिफरेंस है ओरिजिनल प्रोजेनी से। और समझ गए, इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को ये इंट्रोड्यूस किया है। वो इसलिए ऐसा किया है क्योंकि 10th लेवल में कुछ बातें वो बता कर आया है। इनहेरिटेंस क्या होता है, जेनेटिक्स, मेंडलिज्म हम लोग 10th पे थोड़ा पढ़े ही हैं, और वहीं से वेरिएशन की भी शुरुआत होती है। वहाँ बता कर आया है कि वेरिएशन क्या है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करके उसको बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सटीक तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया गेटिंग सम कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स बाय द ऑफस्प्रिंग, और वेरिएशन हो गया वो ट्रेट या वो जो कैरेक्टर्स हैं जो ऑफस्प्रिंग में आएंगे वो कितना चेंज होकर आएंगे, डिग्री ऑफ चेंज इज़ द वेरिएशन।
ठीक है। अब है क्या, ये पहला बात बोला इनहेरिटेंस के बारे में, दूसरा बात बोला वेरिएशन के बारे में। हम लिखा नहीं रहे हैं बिकॉज इट इज़ योर ड्यूटी टू नोट इट डाउन फ्रॉम योर बुक। बुक स्टडी आपको कंपेल करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और ये हैबिट अभी से अगर पड़ जाए तो आपके आगे के हर कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा होगा, राइट। नाउ थर्ड थिंग यू हैव टू कंसिडर, कहता है क्या, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स का ह्यूमन पॉपुलेशन ने यानी ह्यूमन बींग्स ने हजारों साल से एक्सप्लॉयटेशन किया है फॉर देयर ओन बेटरमेंट, अपनी भलाई के लिए, अपने वेल बींग के लिए, वेलफेयर के लिए ह्यूमन ने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स का बहुत बार यूटिलाइजेशन किया है। कैसे? बाय ब्रीडिंग, बाय हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन एक नया टर्म यूज़ किया, हाइब्रिडाइजेशन। एक केमिस्ट्री में भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए था ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पे आप एलिमेंट्स के यानी एटम्स के देखते हैं कि जो एक से अधिक ऑर्बिटल होते हैं वो मिक्सअप होके नए प्रकार का ऑर्बिटल उतनी संख्या में प्रोड्यूस करता है। जैसे कार्बन बहुत चर्चित है, और हम लोग जब बायोमॉलिक्यूल्स देखेंगे कार्बन तो आएगा ही आएगा। तो कार्बन के जो 4 वैलेंसीज हैं, है ना, उसमें एक तो है वैकेंट ऑर्बिटल 2p, है ना, उसका px, py और pz का 2 होता है ना। लेकिन वो क्या करता है, s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल बढ़ा हुआ है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के pz ऑर्बिटल पे भेज देता है। अब क्या हो गया, 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स हो गए। अब एनर्जी लेवल देखिएगा, एस का और पी का तो डिफरेंस होगा, ऑफ कोर्स पी बाद में है तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो वेरिएशन आ जाएगा, एनर्जी लेवल बराबर नहीं होगा। इसलिए कार्बन एटम क्या करता है, इन चारों ऑर्बिटल को मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है 4 तरह का, और ये है sp3। कई बार अगर एक p ऑर्बिटल कम मिक्स किया तो sp2, और अगर sp3 है तो कितने ऐसे ऑर्बिटल होंगे, 4 होंगे, 4 sp3। अगर sp मतलब एक s और 2 p ऑर्बिटल को मिक्स किया तो ऐसे कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। और अगर एक s और एक p ऑर्बिटल को मिक्स किया तो ऐसे कितने ऑर्बिटल होंगे, 2, है ना। तो यहाँ पे भी मिक्सिंग है, केमिस्ट्री में भी हाइब्रिडाइजेशन है, बायोलॉजी में क्यों नहीं होगा? बायोलॉजी में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 डिफरेंट ट्रेट वाले एनिमल्स के बीच में या 2 डिफरेंट ट्रेट वाले प्लांट्स के बीच में अगर क्रॉस करवा दें देन इट इज हाइब्रिडाइजेशन। जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसे हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग या हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म कहेंगे, राइट। अगर प्लांट के केस में ये हाइब्रिडाइजेशन कराया गया तो इसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, और अगर एनिमल के केस में कराया गया इसे कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। वहाँ पॉलिनेशन होता है, यहाँ ब्रीडिंग होता है ना, यहाँ इंसेमिनेशन होता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो डिपेंड करता है, लेकिन इफेक्ट तो सेम है ना। तो नाम अलग हैं, मीनिंग सेम है, इसलिए दोनों के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, दोनों के लिए कॉमन टर्म यूज़ होता है, हाइब्रिड बनाना, हाइब्रिडाइजेशन। अब प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन के मेथड है क्रॉस पॉलिनेशन, एनिमल में हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस है ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन फिर अगेन नहीं लिखवा रहे हैं, ये आपका काम है इसके बारे में डेफिनेशन तैयार करना। पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, बी वेरी केयरफुल। जहाँ पे दिक्कत होगी बोलिएगा, हम फिर समझाएंगे। लिखाना हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके कॉपी में आउटपुट आए, इसलिए बी वेरी अलर्ट। एनसीईआरटी बुक आपके पास हमेशा होना चाहिए, और जितने देर का क्लास होगा 100% फोकस करके क्लास पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम कभी भी पूछेंगे, क्योंकि जो टर्म्स आपको दिए जा रहे हैं वो अगर कॉपी में आपके क्लियर नहीं है तो हम जब पूछेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए आप अपने ऑनेस्टी के लिए उन्हें ज़रूर से अपने से पढ़ें, और उसके बारे में थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करके रखें, ये काम देगा। समझ में आया?
इफेक्टिव स्टडी तभी होगा जब आप लेक्चर सुनकर समझ पा रहे हैं। स्पून फीडिंग वाला टाइम गया, राइट। तो ये तीन टर्म्स आ गए हमारे पास, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, नाउ हाइब्रिडाइजेशन। अब इस हाइब्रिडाइजेशन के मदद से, है ना, ह्यूमन ने बरसों से बहुत तरह के डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स तैयार किए। जैसे बुक में देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है बुक में देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है जो डोमेस्टिक काऊ है, ये वाइल्ड वैराइटीज ऑफ काउस को जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर थे, उन डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले काऊ को आपस में ब्रीड कराते 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 आज के डेट में हम लोग बहुत सारा इंडिजीनियस, इंडिया में खुद का डेवलप किया हुआ बहुत सारा काऊ का ब्रीड है। जैसे एक काऊ का ब्रीड है साहिवाल, जिसके बारे में बोला है ना। एक काऊ का ब्रीड है हमारे यहाँ, वो कहलाता है सिंधी। एक काऊ का ब्रीड है वो मिथुन कहलाता है। ये सभी ज़्यादा दूध देने वाले एनिमल्स हैं। तो काऊ का काम ही होता है दूध देना, पर कुछ काऊ मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो जब एनाटॉमिकल स्टडी किया गया, जो इसे मिल्च ब्रीड कहते हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है या ज़्यादा दूध देने वाला जानवर होता है, उसको मिल्च ब्रीड कहते हैं। MILCH, मिल्च ब्रीड, ठीक है। मिल्च ब्रीड के बारे में जब डिटेल एनाटॉमी स्टडी किया गया, है ना, चीर फाड़ करके, तो देखा गया क्या कंपैरेटिवली उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की लंबाई अधिक होती है। तो नेचुरली दे कैन कंज्यूम मोर फूड, तो ज़्यादा खाना खिला सकते हैं उनको, तो ज़्यादा खाना खिला सकते हैं, तो दैट इज़ वाई दे कैन प्रोड्यूस मोर मिल्क। तो हमें भूसा खिलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मिल्क कम होने में दिक्कत है। तो अगर मिल्क भूसा ज़्यादा खिलाने से अगर मिलता है, वाई नॉट, वी विल डू इट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिल्च ब्रीड प्रोड्यूस किए। तो ये एक एग्जाम्पल था कि ह्यूमन बीइंग ने कैसे अपने बेनिफिट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हाइब्रिडाइजेशन को सदियों से इस्तेमाल किया और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और वेरिएशन का मिश्रण करके नए नए एनिमल्स तैयार किए। और ये डोमेस्टिक एनिमल्स अगर छोड़ दिए जाएं, इनका केयर करना अगर ह्यूमन छोड़ दे, तो ये कुछ ही बरसों के बाद एक्सटिंक्ट भी कर जाएंगे। ये इतने ह्यूमन डिपेंडेंट हैं, इतना ज़्यादा। उसी तरह से मिल्च ब्रीड बफेलो में तैयार किया गया। मुर्रा एक ब्रीड है, ये बहुत ज़्यादा दूध देने वाला और उसमें फैट्स की मात्रा अधिक होती है, काफ़ी गाढ़ा दूध देता है और ये काफ़ी हाई कॉस्ट में इसका मिल्क बिकता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करा के आज के डेट पे पहुंचाएं। जितने डॉग वैराइटीज़ देखते हैं, ये डॉग्स कैनाइन हैं, ये किसके वंशज हैं? वुल्फ के वंशज हैं। तो वुल्फ काफ़ी माइटी एनिमल होता है, मजबूत और ताकतवर जानवर होता है, शिकारी भी होता है, प्रोटेक्टर भी होता है। तो उसी में से कुछ, है ना, देखा गया जो माइल्ड वैरायटी के वुल्फ थे, उन्हें डोमेस्टिकेट किया गया, फिर उनको क्रॉस ब्रीड कराया गया। करते 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 आज के डेट के जितने आपको डॉग्स दिखते हैं, उस प्रजाति के डॉग तैयार हो पाए। डॉग देखिए, दो तरीके से ह्यूमन का बेनिफिट है उससे। एक बहुत मजबूत है, बहुत ऑनेस्ट है, सिंसियर है, इसलिए वो अपने जो मास्टर है उसकी बात को मानता है। दूसरा, माइटी, स्ट्रेंथ वर्दी है, इसलिए उसका प्रोटेक्शन भी करता है, भिड़ जाता है किसी से भी। तो दैट क्वालिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। आज के डेट में डॉग का रेलेवेंस थोड़ा कम हो गया है फॉर द प्रोटेक्शन, क्योंकि हम इतने सोफिस्टिकेटेड, है ना, गैजेट के साथ रहते हैं कि आसान नहीं होता किसी का इसको ब्रीच करके घर के अंदर घुसना। तो आज के डेट में इसकी सुरक्षा की आवश्यकता कम है। हम लोग फॉर फैंटेसी पेट पालते हैं, पेट्स रखते हैं, ठीक है। लेकिन पुराने ज़माने में, उस समय जिस समय हम मकान बना नहीं पाए थे, जंगलों में रहते थे, उस समय दो तीन तरह का खतरा होता था। एक, दूसरे जंगली जानवर अटैक कर दे तो सुरक्षा के लिए कौन रहे।
रात में सोते हैं हम लोग डियोर्नल एनिमल हैं, नॉकटर्नल नहीं हैं, और शिकारी जानवर रात में ही जगते हैं और वो शिकार करने रात को ही निकलते हैं। तो उनसे फाइट करने के लिए कौन रहेगा? तो कोई ऐसा मजबूत एनिमल चाहिए। एक तो ये बेनिफिट था कि दूसरे जानवरों से ह्यूमन को डॉग बचाता था। दूसरा, बहुत सारे लोग कम्युनिटी में, सोसाइटी में कुछ नेगेटिव करने के लिए रात का सहारा लेते हैं, तो दे कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर मास्टर एंड देयर मास्टर फैमिली। तो इस तरीके से उस ज़माने में, जिस समय हम इतने सिविलाइज्ड नहीं थे, डॉग का बहुत रेलेवेंस था। आज रेलेवेंस कम हो गया। पहले घोड़ों का बहुत रेलेवेंस था, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। इवन अंग्रेज भी, आज बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज 20-30 साल 40 साल पहले पटना के सड़कों पे अधिकतर टमटम और बैलगाड़ी ही चलता था। सड़क बने हुए थे, गाड़ियाँ बहुत कम थी, लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे कि स्कूटर भी खरीदें। घरों में साइकिल्स बहुत होते थे, है ना। तो मेन कम्युनिकेशन का साधन के रूप में टमटम था, बैलगाड़ी था। कोई भी बालू लदवाता था तो बैलगाड़ी से ही आता था। आज ना ट्रैक्टर से हम लोग, ट्रक से हम लोग ले जाते हैं। उस समय उतना बेनिफिट या फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल थे। तो जैसे जैसे हम लोगों का, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो रहा है, वैसे वैसे एनिमल डिपेंडेंसी हमारा कम हो रहा है। तब एनिमल को हम लोग दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं। फूड प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे, जिन बच्चों के मदर पहले ही गुजर जाते हैं, उन्हें मदर्स मिल्क नहीं मिल पाता, तो उनके ग्रोथ में बड़े हिंड्रेंसेस आते हैं। तो ऐसे में एक वैरायटी ऑफ काउ डेवलप किया गया, उसे नाम दिया गया रोज़ी। दैट रोज़ी काउ और उसका ब्रीड, वो अपने मिल्क में ह्यूमन एल्बुमिन प्रोड्यूस करता है, उसको लैक्टल्बुमिन कहते हैं। और ये मिल्क क्वालिटी लगभग वैसा ही होता है जैसे ह्यूमन मिल्क होता है। इस तरीके से उन अनफॉर्चुनेट बेबीज़ को, जिनको मदर्स मिल्क नहीं मिल पाता ड्यू टू वेरियस रीजन से, आते उनकी मदर्स की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, या उनके अंदर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन है मदर्स के अंदर कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते, तो वैसे कंडीशन में उन्हें सप्लीमेंट करने के लिए काउ मिल्क को लैक्टल्बुमिन के साथ हम प्रोड्यूस करके देते हैं। दिस इज़ व्हाट ए काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। भले हम इसके लिए जेनेटिक मैनिपुलेशन किए हों, लेकिन एनिमल को ही मैनिपुलेट किए ना, हाइब्रिड तैयार किए, नए तरह का एनिमल तैयार किए, जिन्हें जीएमओ कहते हैं आजकल, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सो हाइब्रिडाइजेशन इज अ टूल दैट वी ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग सिंस लॉन्ग, हजारों साल से। और कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग जो बुक में दिया है डेटा, ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स बैक वी हैव स्टार्टेड दिस मेथड। दिस इज हाउ हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, है ना। अब आई बात सीरियल नंबर 4 की, कि इन सारे हाइब्रिडाइजेशन और इनहेरिटेंस और वेरिएशन, इन सबों के बारे में पहला बार कौन बायोलॉजी में एक लॉ प्रपोज कर पाए, एंड दैट क्रेडिट गोज टू ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, सो मेंडल was the scientist, मेरे आदत से हम मजबूर हैं लिखना छोड़ नहीं पाते हैं। तो मेंडल was the scientist who introduced for the first time laws of inheritance by combining स्टैटिस्टिक्स यानी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स।
और इन्होंने जो ब्रांच जनरेट किया बायोलॉजिकल साइंस में, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? ये बायोलॉजिकल स्टडी है with the help of interpretation by mathematical tools and statistical understanding। जो जेनेटिक्स है बायोलॉजिकल स्टडी है ना, जिसमें मैथमेटिकल टूल्स यूज होंगे और स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज होंगे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत की, दैट इज जेनेटिक्स, और इसमें इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज प्रोड्यूस किए गए। तो क्यों इन्हें महान बनाया गया है, क्यों ये काम इन्हें महान बनाता है? क्योंकि हम तो ये काम वर्षों से कर रहे थे, हज़ारों साल से। ठीक है, जब से सिविलाइजेशन हुआ आया एग्जिस्टेंस में 10,000 साल पहले, देखिएगा बुक में दिया है, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा। 10,000 साल पहले ये एग्रीकल्चर शुरू हुआ, हम लोग एक जगह रहकर सिविलाइज होकर खेतीबाड़ी करने लगे। नहीं तो हम लोग बंजारे थे, एक जगह से दूसरे जगह जहाँ रहने लायक ज़मीन था वहाँ जाते थे, और फिर वहाँ से खाना पीना ख़त्म हो जाए दूसरे जगह चले जाते थे। पर एक जगह पे पर्टिकुलर एरिया में परमानेंट सेटलमेंट के लिए जब एग्रीकल्चर किया गया, खेतीबाड़ी की गई, देन ह्यूमन कॉलोनाइजेशन स्टार्टेड टू एस्टेब्लिश एट ए कन्फाइंड एरिया। तो एग्रीकल्चर का ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि उसे एक बंजारा से एक जगह स्टेबल कम्युनिटी बनने में मदद किया। तो हम इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को पहले ही से करते थे, ये प्रोसेसेस हमें पहले ही पता थे, लेकिन इनका मैकेनिज्म, इनका रूल, थ्योरी ये नहीं पता। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल्स जो उन्होंने प्रपोज किए, ये इन्हें बहुत महान बनाता है। और दूसरी चीज़, इन प्रिंसिपल्स को समझने के लिए उन्होंने जो अप्रोच लगाया, ये अप्रोच उसके पहले कभी किसी ने नहीं यूज़ किया, द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या वो आगे देखें। यहाँ तक से आगे बढ़ें। कुछ जगह होगा जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको लिखवाना पड़ेगा, वो हम करेंगे, लेकिन जिन बातों को सिंपली समझना है उनके लिए हम लोग सिंप्लीफाई वे में आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग देखें मेंडल ने किया क्या। व्हाट मेंडल डिड। पॉइंट नंबर 1, ये एक फादर थे, फादर इन ए चर्च। इनका जो जन्म है वो एक जर्मन स्पीकिंग फैमिली में हुआ था। आज के डेट में वो जगह चेकोस्लोवाकिया या चेक रिपब्लिक कहते हैं उसको, वहाँ पर पड़ता है। ऑस्ट्रिया का एक जगह था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और ये एजुकेटेड थे, हाईली एजुकेटेड थे, एक्सपर्ट इन स्टैटिस्टिक्स थे। तो आप लोग पढ़े ना 9th-10th के लेवल में मीन, मीडियन, मोड, वो वाला पोर्शन, उसके एक्सपर्ट थे। तीसरा, was very fond of gardening। उन्हें गार्डनिंग का शौक था। और जिस चर्च में वो पादरी थे, फादर थे, उसके आसपास में खेती लायक ज़मीन थी और वहाँ एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, तो ये कई कारण थे जिस कारण से, जिस वजह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटर के पौधे को चुना। एक मटर एक अच्छा फसल है, ऑल टाइम हिट है,
उसकी सब्जियां हर वक्त मतलब मटर से बना हुआ कोई भी डिश डिलीशियस होता ही है ना। मटर महंगा बिकता भी है, तो जो भी किसान इसे उगाएगा उससे अच्छे पैसे मिलेंगे। मटर का फसल आसानी से ख़राब नहीं होता, जनरली ख़राब नहीं होता, इसलिए नुकसान का खतरा इस पर कम रहता है ना। और इसको लंबे समय तक प्रिजर्व भी किया जा सकता है, इसके सीड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर मटर एक अच्छा फसल है, ठीक है। तो था क्या, ये एक पॉइंट था कि जिसके वजह से वो मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्साइट हुए। दूसरा जो कारण रहा, उसका फ्लावर बड़ा सुंदर होता है। 2 कलर के होते हैं, वाइट एंड पिंक, पिंक नहीं, वाइट एंड वायलेट, या आप कह सकते हैं उसको पर्पल, वाइट एंड पर्पल, तो सुंदर लगता है देखने में। ये भी एक कारण था। गार्डनर थे, है ना, बागवानी करते थे, तो ये कलरफुल फ्लावर्स उन्हें पसंद भी आए। तो ये 2 कारण था कि उन्होंने मटर के पौधे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए चुना। अब देखिए, बहुत सारी किताब में बातें लिखी नहीं रहती, पर उनका माइंड सेट कैसा रहा होगा। एक मैथमेटिशियन कैसे सोचेगा कि अगर मेरा किसी महीने में कमाई 10,000 है और किसी महीने में कमाई 2,000 है, 2 महीने में हमने कितना कमाया, 12,000 रुपये, एवरेज क्या हो गया, 6,000 हुआ। तो वो क्या कहेगा, 6,000 पर एनम, इस तरीके से थोड़ी ना कहेगा इस महीने में इतना हुआ, इस महीने में इतना हुआ। किसी को उतना पेशेंस भी नहीं रहता, तो एक लमसम एक अमाउंट जानना चाहता है, ऑन एन एवरेज पर मंथ क्या हो जाता है, इस तरह से बात होती है। तो मैथमेटिक्स आया ना, जहाँ पे भी आप औसत की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, तो ये मीन मीडियम मोड वही चीज़ तो है, स्टैटिस्टिक्स आ गया। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने सोचा होगा कि अगर हम मटर के पौधे उगाते हैं, लंबे पौधों में मटर की फलियां अधिक आती हैं, वो पॉड जिसके अंदर सीड होता है उसको फली कहते हैं ना हम लोग, तो मटर का पॉड लंबे पौधे में ज़्यादा आएगा, और अगर नाटा पौधा हुआ उसमें फली क्या होगा, पॉड क्या होगा, कम होगा। अब देखिए, दोनों को उगाने में आपको रॉ मटेरियल सेम चाहिए, सीड्स भी उतने ही चाहिए, एक सीड से एक प्लांट निकला, आपको उतना ही खाद पानी देना होगा, टाइम भी उतना ही देना होगा। तो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट सेम, आउटपुट में डिफरेंस। तो जिससे आउटपुट में डिफरेंस आए और किसी में घाटा होने लगे, कौन चाहेगा घाटा वाला सौदा करना, तो कोई नाटा पौधा उगाना नहीं चाहेगा। लेकिन अब उस समय तक ये कोई मेथड या कोई स्ट्रैटेजी नहीं था जिससे चुन कर अलग कर दें कि नाटा वाला पौधा नहीं उगो मेरे गांव, मेरे खेत में। हो जाता था, है ना, तो फिर बड़ी परेशानी हो। तीनों ने ये सोचा होगा कि अगर क्रॉस कराते हैं लंबे पौधे से नाटे पौधों का, तो जैसे मैथ्स में होता है एवरेज आ गया, यहाँ पे भी हाइट क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, यानी ब्लेंडिंग, ब्लेंड कर जाएगा, चेंज हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा, है ना, ब्लेंडिंग हो जाएगी। लंबे पौधे तो गुड क्वालिटी के यानी हाई आउटपुट वाले क्रॉप हैं ही, जो नाटे पौधे हैं ब्लेंडिंग की वजह से उनका आउटपुट बढ़ जाएगा। से फॉर एग्जांपल, अगर मटर का पौधा 8 फीट का होता है या 6 फीट का होता है, जो लंबे पौधे हैं, और नाटे पौधे 3 फीट के हैं, तो 8 और 3 11, 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 5.5। तो 3 फीट वाला पौधा अब बढ़ के 5.5 फीट का पौधा हो गया। क्या बुरा है, अगर लंबाई बढ़ेगी उसमें पॉड्स के नंबर बढ़ेंगे तो क्रॉप का यील्ड बढ़ जाएगा। तो किसान जिसको नाटे पौधे मिल रहे हैं, अब वो इंटरमीडिएट वाला पौधा अगर उगाने लगे और लंबे पौधे उगाने लगे, उसका आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इस एग्रीकल्चर माइंडसेट से उन्होंने सोचा होगा, और इसीलिए उन्होंने क्या किया होगा कि टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया। तो ही सेलेक्टेड पाइसम सैटाइवम, यानी कि स्वीट पी,
जो बढ़िया वाला मटर होता है, ताज़ा जब निकलता है एकदम शुरुआत के समय का फसल, उसके बीज को खाइएगा, आपको अच्छा स्वाद मिलेगा, है ना। तो इसीलिए इसे स्वीट पी कहा जाता है। और इसका बायोलॉजिकल नेम है पायसम सटाइपम। सो ही सिलेक्टेड पायसम सटाइपम फॉर हिज experiments of inheritance। हम तो अभी इनहेरिटेंस ही कहेंगे क्योंकि हम लोग इनहेरिटेंस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन्होंने इनहेरिटेंस के लिए मटर के पौधों का सिलेक्शन किया। अब क्रॉस कैसे कराया? टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। यहां क्रॉस का साइन है, इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मतलब हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस किया तो ऑफस्प्रिंग आया होगा। इस ऑफस्प्रिंग को नाम दिया F1, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। इसे इन्होंने नाम दिया फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और सरप्राइजिंगली उन्होंने पाया ऑल टॉल। ठीक है, तो F1 जनरेशन में यानी फर्स्ट जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग आया इस क्रॉस पॉलिनेशन से या क्रॉस से, वो सभी के सभी टॉल प्लांट पैदा हुए। ठीक है, नहीं, जैसे एक ड्वार्फ प्लांट लिया, एक टॉल प्लांट लिया। टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को लेकर उन्होंने क्रॉस कैसे कराया? किसी दोनों में से किसी एक का मेल ले लिया, यानी कि एंथर ले लिए, और दूसरे के स्टिग्मा पे उसका डस्टिंग करा दिया। नेचुरली क्या होगा? टॉल प्लांट का एंथर ड्वार्फ प्लांट के स्टिग्मा पर पॉलन ट्यूब बना के फर्टिलाइजेशन करने चला गया। तो कैरेक्टर क्या लेकर आएगा? टॉल वाला। ठीक है, इस तरीके से कॉन्वर्सली ड्वार्फ प्लांट का भी एंथर टॉल प्लांट मदर प्लांट रखा जाए, अगर उसके स्टिग्मा पे अगर डस्टिंग करा दिया तो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का फिर से मिक्सिंग हो गया, है ना। तो बोथ वे इट इज़ पॉसिबल। यहाँ पे जेंडर इंडिपेंडेंट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और पाया क्या? फर्स्ट फिलियल जनरेशन में यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग में सभी टॉल प्लांट पैदा हुए। ठीक है, लेकिन वो थे मैथमेटिशियन और वो भी स्टैटिस्टिशियन। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि हमारा प्यूरिटी ऑफ सैंपल होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सैंपल होना चाहिए। यानी जो टॉल प्लांट है वो कई जनरेशन से टॉल प्लांट दे रहा होगा, मिक्सिंग का कोई उसमें, यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी जनरेशन में जाके ड्वार्फ प्लांट दे देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर टॉल प्लांट है तो हर जनरेशन में टॉल प्लांट देने लायक होगा, वैसे टॉल प्लांट को चुना गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से प्यूरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ड्वार्फ प्लांट लिया गया तो ऐसा ड्वार्फ प्लांट लिया जो हर जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट ही देता है, यानी उसके बीज को जब बोया जाए उससे जो प्लांट निकले वो ड्वार्फ प्लांट, राइट। ऐसा एंश्योर किया, और ऐसा एंश्योर करने के लिए जो टॉल प्लांट लिया गया उसे कहा गया ट्रू ब्रीड टॉल। उसे कहा गया ट्रू ब्रीड टॉल। और जो ड्वार्फ प्लांट चुने गए उन्हें कहे गए ट्रू ब्रीड ड्वार्फ। उन्हें कहा गया ट्रू ब्रीड ड्वार्फ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताएंगे, ये नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज ही कीजिएगा। अब देखिए,
those plants were called true breed or pure line, which produced same characters generation after generation. And were created by self pollination since many generations. Hence, the true breed or pure line represent या ऐसे कर लीजिए, ensure same properties always. ऐसे प्लांट्स जिन्हें कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराकर तैयार किया गया ताकि वो हर जनरेशन में सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर सकें विदाउट एनी चेंज, ऐसे प्लांट्स को हम लोग ट्रू ब्रीड या प्योर लाइन प्लांट्स कहेंगे। इसका मतलब हो गया जो ट्रू ब्रीड या प्योर लाइन प्लांट होगा वो जिस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है वो प्योरिटी के साथ उस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, उस पर कोई भी है ना वेरिएशन या चेंजेस किसी भी जनरेशन में नहीं आएंगे। हो गया? तो उनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। हो गया ना सभी का? तो जरा पीछे देखें हम लोग कहाँ तक छोड़े हैं। F1 जनरेशन में उन्हें क्या मिले? सभी टॉल प्लांट्स मिले, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये सोचे कि ये तो अब जनरेशन सुधर गया, ठीक है। हालांकि उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्या हुआ कि जो ड्वार्फ प्लांट का प्रॉपर्टी था वो टॉल प्लांट के साथ मिलकर एवरेज क्यों नहीं बनाया, पूरा का पूरा प्रोजेनी, पूरा का पूरा जनरेशन टॉल प्लांट में कैसे बदल गया, ये समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया, ये मान लिया कि अगर ऐसा हो गया तो इसके सीड भी टॉल प्लांट्स देंगे, क्योंकि उन्होंने तो ट्रू ब्रीड प्योर लाइन तैयार किया था। अब उन्होंने जो F1 प्रोजेनी था उसको कराया सेल्फिंग, और सेल्फिंग मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो रहा है
जो ऑफस्प्रिंग लिया गया F1 जनरेशन का, वही मेल पेरेंट वही फीमेल पेरेंट, उसी का पॉलन उसी का पिस्टिल, है ना। इसी का मतलब होगा सेल्फ पॉलिनेशन ना। तो सेल्फिंग हुआ तो वही वाला टॉल F1 वाला क्रॉस किया वही वाला टॉल F1 से, और जो अब प्रोजेनी आए इन्हें कहा गया F2 जनरेशन, यानी सेकेंड फिलियल जनरेशन, इसे कहा गया सेकेंड फिलियल जनरेशन। और इसमें पाया क्या, 3/4 मिले टॉल और 1/4 मिले ड्वार्फ। अब ये तो ठीक है, सरप्राइज एलिमेंट तो ये था, हैं? ये कैसे है कि नहीं? सरप्राइज एलिमेंट ये था, उन्होंने ये सोचा जब इनके पेरेंट्स मतलब F1 जनरेशन वाले सभी के सभी टॉल, तो डॉर्फनेस गायब हो गया होगा, ये दोबारा कहाँ से टपक गया, है ना। दिस वॉज ए रिडल, एंड उन्होंने सोचा कि देखते हैं दूसरे सेट ऑफ कैरेक्टर्स में इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, यहाँ तक नोट करें। तो क्या आगे बढ़े। He created the true breeds or pure line in such a way, इस प्रकार से तैयार किया that they differ in only one set of character and remaining were exactly same. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को और बेटर करने के लिए क्या किया कि ये तो इनकंक्लूसिव रह गया ना, इसका मीनिंग नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो अपने एरर्स को कम करने की कोशिश की उन्होंने। स्टैटिस्टिक्स, बेटर स्टैटिस्टिक्स तब प्रैक्टिस होता है जब उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं।
तो एरर के चांसेस को कम करने के 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला, यूनिफॉर्मिटी लाइए, और दूसरा, नंबर ऑफ सैंपल बहुत बढ़ा दीजिए ताकि वेरिएशन आए, मिनिमाइज हो जाए, एरर कम हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम किसी बच्चे को बोले कि दीवार के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉल थ्रो करो, और 2 बार मारा, दोनों बार वहीं लगा, तो लोग क्या सोचेंगे, वाह निशाना का पक्का है, जब मारेगा बॉल वहीं पे जाएगा। कोई एक मैथमेटिशियन था, उसको पता था कि प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ होती है। उसने कहा बेटा तुम 50 बार हिट करो। 50 बार हिट करने के दौरान उसे पता चला कि हो सकता है 15 बार उसने टारगेट पे हिट किया, बाकी 35 बार मिस कर गया। तो एरर होता कि नहीं? सिर्फ 2 बार अटेम्प्ट लिया गया, 2 बार में 2 बार हिट किया, और जब 50 बार अटेम्प्ट लिया गया तो सिर्फ 15 बार, यानी 100 बार में वो 30 टाइम्स ही हिट कर सकता है। तो उसका एफिशिएंसी कितना है? 30%। और पहले क्या दिख रहा था? 100%। गड़बड़ी है कि नहीं? तो यहाँ कहा जा रहा है, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ चांसेस, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स या सैम्पल साइज बढ़ा दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि एरर अगर हो, एरर मिनिमाइज हो जाए। इसका मतलब है वो जो है टारगेट पे हिट करना, उसका कोई प्रिसीजन नहीं है, चांस है कि लग जा रहा है, नहीं तो हर बार लगता। 35 बार मिस क्यों किया? क्योंकि वो उसका प्रिसाइज नहीं है, प्रिसीजन नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पहला काम उन्होंने किया, ट्रू ब्रीड बनाने के साथ साथ जितने भी कैरेक्टर्स थे सभी कैरेक्टर दोनों पेरेंट में सेम के सेम रखे, बस एक में डिफरेंस लाया। बात समझ में आ गई है ना? कंपेयर करने के लिए यही सही तरीका होगा ना, सब में सिमिलरिटी, खाली एक जगह पे डिफरेंस। तो इस तरीके का क्रॉस को नाम दिया गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दिस टाइप of cross in which the organisms, यहाँ plant, differ only in one set of character, but others are same. Called mono hybrid क्रॉस। ऐसे क्रॉसेस को कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। So he performed monohybrid cross. Further, for accuracy, he repeated his experiments many a times, 1000 times, 1000 बार रिपीट किया एक एक एक्सपेरिमेंट। और ये सच बात है, उनका जो मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें उन्होंने सारा चीज़ एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखा था, उसमें था कि उन्होंने एक एक एक्सपेरिमेंट को एक 1000 बार परफॉर्म किया, रिपीटेड दैट। बहुत धैर्य का काम है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? जो एरर था, एरर मिनिमाइज हो गया। दिस मिनिमाइज्ड द एरर इन एक्सपेरिमेंट and increased
क्रेडिबिलिटी और विश्वास बढ़ा उनके एक्सपेरिमेंट्स पे। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़े। To do more proper experiments, he selected 14 sets of characters in such a way that two varied in respect of, बहुत important line है, one property. इन्होंने 14 कैरेक्टर ऐसे आइडेंटिफाई किए पी प्लांट में जिसमें ऐसा था कि कोई दो अगर चुना जाए तो वो केवल और केवल किसी एक प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से डिफर करता था, बाकी सब सेम। ठीक है, दिस वे he created 7 pairs of contrasting characters. इस तरीके से उन्होंने क्या किए, 7 सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स तैयार किए। ठीक है, तो अपने एक्सपेरिमेंट को और सही और क्रेडिबल बनाने के लिए क्या क्या किया इन्होंने, देखिए। ठीक, अब ये कौन कौन थे ये भी याद रखना है। दे वेर, लिस्ट है, एक तरफ प्रॉपर्टी और एक तरफ कंट्रास्टिंग पेयर। हाइट ऑफ प्लांट, टॉल ड्वार्फ, ये पेयर बना टॉल एंड ड्वार्फ का। दूसरा पॉड शेप, फ्लैटेंड या इनफ्लैटेंड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। फ्लैट, मटर का आप फली देखते हैं कैसा होता है, फ्लैट होता है ना, उसी को इनफ्लैटेंट कहा जा रहा है। और एक देखिएगा झुर्री झुर्री पड़ा हुआ रहता है ना, पीला पीला, हल्का पीला रंग का, हल्का हरा रंग का होगा, झुर्री पड़ा हुआ, तो हम लोग उसको समझते हैं बासी मटर है। ऐसा नहीं है, वो भी ताज़ा मटर है, पर उसका कैरेक्टर ही वैसा है, वैसा ही उगता है। सीरियल नंबर 3, पॉट कलर ग्रीन येलो। सीरियल नंबर 4, सीड शेप राउंड रिंकल। लिखते चलिएगा सभी।
सीरियल नंबर 5, सीड कलर। यहाँ बहुत कंफ्यूजन, ओवरलैपिंग होता है। येलो, ग्रीन। सीरियल नंबर 6, पोजीशन ऑफ फ्लावर। एक्सियल, टर्मिनल। एंड सीरियल नंबर 7, कलर ऑफ द फ्लावर। द होगा, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर। वायलेट एंड वाइट। वायलेट कहिए या पर्पल करिए। वायलेट या पर्पल करके दोनों ही आता है। डीप पर्पल वायलेट हो जाता है। तो ये 7 सेट ऑफ कैरेक्टर्स थे और इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 14। मज़े की बात है, एक तरफ ऐसे कैरेक्टर को रखा जो अधिकतर दिखता था, ठीक है, और दूसरे तरफ ऐसे कैरेक्टर को रखा जो कम दिखता था, जिसे इंफीरियर क्वालिटी का माना जाता था। सपोज्ड, आप नीचे लिखिएगा, एज सुपीरियर क्वालिटी, और इन्हें कहा सपोज्ड एज inferior क्वालिटी। इसका फ्रीक्वेंसी था हाई और इसका फ्रीक्वेंसी था लो। कोई बताएगा फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? डेफिनेशन ये तो केमिस्ट्री में पढ़े हैं। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में फ्रीक्वेंसी नहीं था ना? चलिए फिजिक्स से वाली भाषा बोलिए। फिर टाइम पीरियड क्या होगा? वो अलाउड नहीं है। For a particular period, number of times repeated, that is its frequency. A given time period में कितना बार रिपीट हो रहा है इवेंट, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिपीटेशंस। तो अगर 100 बार हम देखें तो अधिकतर जो कैरेक्टर आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी हो गया अधिक, और जिसका कम आ रहा है, जो कम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी हो गया लो। जैसे अभी एग्जांपल दिए, 50 बार हिट करने दिया गया, 15 बार हिट किया, 35 बार मिस किया, तो मिस ऑब्लिक हिट, मिस हिट ऑब्लिक बुल हिट, ये कह सकते हैं ना। तो हायर फ्रीक्वेंसी किसका हो गया? हिट मिस करना। और लो फ्रीक्वेंसी किसका हो गया? हिट करना, टारगेट हिट करना। तो इस तरीके से उन्होंने इसको सेट किया कि पहले वाले को रखा जो अधिकतर देखा जा रहा है या बार बार रिपीट हो रहा है, और दूसरे वाले को रखा जो कि कम रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम है और कम देखा जा रहा है।
ठीक है, इसके बाद आगे की बात आगे होगी।